कई दिनों से गांव में लगातार तेज बारिश हो रही थी, जबकि ये वही समय था जब खेतों की सुनहरी फसल काटी जानी चाहिए थी। कुछ दिन पहले तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। अरे काका, इस बार तो लगता है सबकी फसल अच्छी हुई है। हाँ मदन, इस बार फसल से अच्छा मुनाफा होगा। अगर अच्छा मुनाफा हुआ तो इस बार सब कर्ज चुका दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहकर मदन वहां से चला जाता है। मदन बहुत गरीब था और अपने बूढ़े दादा के साथ रहता था। उनके छोटे से घर में बहुत साधारण सी जिंदगी थी। ज्यादा चिंता मत करो बाबा, इस बार फसल अच्छी हुई है। अब हमारे सारे कर्ज खत्म हो जाएंगे। हाँ मदन, बस बारिश ना हो, नहीं तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। फिर अचानक से काले घने बादल छा गए। हवा तेज होने लगी और देखते ही देखते जोर शोर से बारिश होने लगी। अगर ऐसा ही बारिश होती रही तो हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। फिर उन कर्ज वालों का पैसा कहां से देंगे बाबा? चिंता मत करो बेटा, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। वही संकट में रास्ता दिखाता है और वही हमारी मेहनत की लाज रखेगा। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। पानी लगातार बढ़ता जा रहा था और सारी फसलें अब पहले जैसी नहीं रहीं। ये सब देखकर मदन अंदर ही अंदर टूट गया था। अरे मदन बेटा, ज्यादा चिंता मत करो, ऊपर वाला तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देगा। बस मेहनत और धैर्य बनाए रखो। ठीक है बाबा, मैं जा रहा हूं जंगल लकड़ी काटने। साहूकार को लकड़ी की जरूरत है। ये बोलकर मदन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। मदन थकान से चूर था, लेकिन फिर भी लकड़ी का भारी बोझ सिर पर उठाकर साहूकार के घर की ओर चल पड़ा। मदन थका हारा लकड़ी नीचे रखते हुए, मालिक, ये लीजिए, मैं आपकी लकड़ी ले आया हूँ। वाह मदन, तूने तो इस बार बहुत ही अच्छी लकड़ी ला कर दी है। इसका पैसा तुम कल आकर ले लेना। ठीक है मालिक, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर मदन वहां से चल देता है। इधर उसके बाबा कई दिनों से बीमार चल रहे थे। घर में दवा के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। बेटा मदन, लगता है मेरा बुलावा आ गया है। मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, जो हमारी खानदानी निशानी है। मदन चुपचाप वो कीमती चीज अपने पास रख लेता है। कुछ दिनों बाद मदन के बाबा का निधन हो जाता है। अकेलेपन और घर की आर्थिक मुश्किलों को देखकर मदन अपने मन में सोचता है, जो हीरा बाबा ने मुझे दिया था, क्यों न इसे बेच दिया जाए, ताकि कुछ पैसे मिल सकें और कुछ दिन तक घर के खर्चे पूरे हो सकें। ये सोचकर मदन वो हीरा लेकर बाजार की ओर निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद मदन को एक सुनार की दुकान दिखाई देती है। भैया, ये हीरा मुझे बेचना है। आप इसके बदले कितनी कीमत देंगे? जौहरी ने हीरा अपनी हथेली पर रखा, धीरे धीरे उंगली से उसे घुमाया और फिर सांस रोककर व्यापारी की तरफ देखा। मन ही मन सोचा, इतना कीमती हीरा और ये गरीब आदमी, इसे तो ये भी नहीं मालूम कि इसकी असली कीमत क्या है। अगर मैं चाहूं तो इसे औने पौने दाम में ले सकता हूं। भाई, क्या हुआ? अगर चेक कर लिए हो तो इसका क्या कीमत दोगे, वो बता दो। भैया माफ करना, ये मुझे खास नहीं लग रहा, ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा। देखो भाई, ये मेरी खानदानी निशानी है और ये हीरा बहुत पुराना है। कम से कम इसका 40,000 तो दीजिए। नहीं भाई,
इतना तो मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं तुम्हें इसका 10,000 ही दे सकता हूँ, क्योंकि ये हीरा उतना खास नहीं है, इसमें कुछ मिलावट भी है। तुम सोच लो, कहीं भी जाओ, इससे ज़्यादा कोई नहीं देगा। ठीक है भाई, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मदन पैसे लेकर चला गया। उधर सुनार के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने मन ही मन सोचा, आज तो बहुत अच्छी खरीदारी हो गई। ये हीरा कम से कम 50,000 में तो बिक ही जाएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मदन उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। अचानक उसकी नजर उसी दुकान पर पड़ती है। देखिए भाई, ये दुनिया का सबसे कीमती हीरा है। इसकी कीमत कम से कम 90,000 है, लेकिन आपके लिए हम 60,000 में लगा देंगे। ये सब बातें सुनकर मदन के होश उड़ गए। जौहरी की जुबान से हीरे की इतनी बड़ी कीमत सुनते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो हैरान और सन्न रह गया। जौहरी ने मेरी मजबूरी का फायदा उठा लिया। इतनी कीमती चीज को उसने औने पौने दाम में हथिया लिया। अब ऐसे लालची और धूर्त आदमी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर अगले दिन मदन ने चाल चली। उसने बाजार से एक नकली हीरा लिया और उसी जौहरी की दुकान पर पहुंच गया। जौहरी मदन को देखकर हैरान हो गया और बोला, भाई, आज फिर कुछ बेचने आए हो? इस बार क्या है तुम्हारे पास? भाई, एक और हीरा है मेरे पास, ये देखो। और बताओ, कितनी कीमत दोगे? जौहरी बहुत गौर से हीरा देखता है और धीरे धीरे बोलता है, भाई, ये हीरा तो नकली है, इसकी कोई कीमत नहीं है। नहीं भाई, ये बिल्कुल असली हीरा है। अभी अभी मैं इसे चेक करवा कर आया हूँ। कम से कम ये 40,000 में तो बिकेगा। जौहरी सोचता है, कुछ दिन पहले मैंने ये इतनी कीमती चीज औने पौने दाम पर ली थी। अगर इसे पता चल गया तो मेरी इज्जत का क्या होगा? ठीक है भाई, मैं इसे रख लेता हूँ। तुम कुछ दिन बाद आना, अगर कोई ग्राहक आता है तो मैं इसे बेच दूंगा। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ, कुछ दिन बाद आऊंगा। कुछ दिन बीतने के बाद जौहरी की दुकान पर एक ग्राहक आता है। भाई, मैं रामपुरा गांव से आया हूँ। हमारे राजा को एक खूबसूरत और अनोखा हीरा चाहिए। मैंने बहुत सी दुकानें घूम ली, लेकिन वैसा हीरा कहीं नहीं मिला। सुना है तुम्हारी दुकान में अच्छे रत्न मिलते हैं, इसलिए यहाँ आया हूँ। अगर मुझे वैसा हीरा मिल गया तो मैं उसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। जौहरी ने अपनी तिजोरी के भीतर से सबसे कीमती व अनमोल हीरा निकालकर ग्राहक को दिखाया। ये देखो भाई, ये दुनिया का सबसे कीमती और अनमोल हीरा है। ऐसा रत्न तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। ग्राहक ने हीरा देखकर कहा, भाई, इनमें से मुझे कोई ठीक नहीं लग रहा है। ये बात सुनकर जौहरी सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन कहा, इसे ये अनमोल हीरा पसंद नहीं आया। ये हीरा तो कुछ ही लोगों के पास होता है, इसका मतलब इसे हीरे की असली परख नहीं है। क्यों ना मैं इसे वही नकली हीरा दिखा दूं जो मदन ने दिया था। भाई, ये आखिरी अनमोल हीरा है मेरे पास। हीरा देखते ही ग्राहक बोला, भाई, इतनी अनमोल हीरा तुमने अंत में दिखाया, ऐसा ही तो चाहिए था। बताओ, इसकी क्या कीमत है? जौहरी ने मन ही मन सोचा, मदन इसका 40,000 मांग रहा है। मैं इसे 80,000 बोलता हूँ, ताकि मुझे 40,000 का मुनाफा हो सके। लाई, इसकी कीमत 80,000 है। ठीक है भाई, अभी तो मैं इतने पैसे लेकर नहीं आया हूँ। तुम ये कुछ पैसे रख लो, बाकी पैसे मैं अगले दिन आकर दूंगा, और उसी दिन ये हीरा भी ले जाऊंगा। ठीक है भाई, आप कल आकर ले लीजिएगा। अगले दिन मदन उसी जौहरी की दुकान पर आ जाता है और पूछता है, भाई, जो मैंने हीरा दिया था वो बिका कि नहीं? नहीं भाई, अभी वो नहीं बिका है। 1-2 दिन के बाद आओ, उसे बेचकर तुम्हारा पैसा दे देंगे। नहीं भाई, मैंने सुना है कि राजा का आदमी अनमोल हीरे की तलाश में है। तुम मुझे मेरा हीरा लौटा दो,
मैं उसी को ले जाकर बेच दूंगा। जौहरी के चेहरे पर झट से हिसाब किताब चलने लगा। अगर लौटा दूं तो 40,000 का नुकसान होगा। ग्राहक कल 80,000 देगा ही। बेहतर है मैं अभी इसे 40,000 में खरीद लूं। ठीक है भाई, मैं तुम्हें 40,000 देकर ही ये हीरा ले लेता हूँ। ये लो भाई, पूरे 40,000 हैं। मदन मुस्कुराते हुए पैसे लेकर चला जाता है। कुछ महीने बीत जाते हैं, पर वो ग्राहक हीरा लेने नहीं आता। अब जौहरी को शक होने लगता है। वो मन ही मन सोचता है, ये तो मुझे बेवकूफ़ बना गया। अगर मैं किसी से शिकायत भी करूं तो बदनाम तो मेरा ही नाम होगा। असल में वो व्यक्ति कोई राजा का आदमी नहीं था, बल्कि मदन का ही मित्र था। दोनों ने मिलकर चाल चली थी। इसी तरह मदन ने अपने हक का पैसा वापस ले लिया